मेरी विधवा सास अकेली ऊपर वाले कमरे में रहती थीं। आधी रात को मेरे सास के कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आती थीं। दिन के वक्त मेरी सास एकदम सादा सिंपल रहती थीं, लेकिन रात होते ही वो एक दुल्हन की तरह तैयार होती और कमरा बंद कर लेती। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। एक रात मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में गई। सामने एक आदमी और एक लड़का मेरी सास के साथ। मेरा नाम रितिका है, मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से की थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादी के बाद मैंने जब पहला कदम अपनी ससुराल में रखा तो मैंने अपनी ससुराल का माहौल बहुत ही धार्मिक पाया था। मेरी सास हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहती थी। उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए ऊपर वाले पोर्शन में छोटा सा मंदिर बनवा लिया था, जहाँ वो हर वक्त भगवान की पूजा में लीन रहती। इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी सास ने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था कि मैं कभी भी ऊपर न जाऊं, और ये बात मेरे पति ने भी मुझसे कही थी कि मेरी माँ की हर बात मानना। अगर मेरी माँ ऊपर जाने को मना कर रही हैं तो ऊपर मत जाना। मैंने वजह पूछी तो मेरे पति विजय कहने लगे कि मेरी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी पूजा पाठ में विघ्न डाले। मैं उनकी सगी औलाद होकर भी कभी उनके मना करने पर ऊपर नहीं गया, तो तुम्हें ऐतराज किस बात पर है। विजय की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा भी क्या पूजा पाठ कि जिसमें किसी दूसरे का दखल ही ना हो। ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थीं। सिवाय बच्चों के ऊपर किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती रहती थी मेरी सास। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती रहती थी। विजय वैसे तो बहुत नरम मिजाज के मालिक थे और अपनी माँ के बहुत ही आज्ञाकारी बेटे भी थे। मैंने कभी उन्हें अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। शादी की पहली रात उन्होंने मुझसे बस यही इच्छा जाहिर की थी कि रितिका, मेरी माँ के साथ बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग जिंदगी गुजारी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। एक बार मुझसे कहने लगे कि मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी और दूसरी शादी नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैंने विजय से वादा किया था कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, उन्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने सोचा था, इतनी सीधी सादी औरत से और इतनी धार्मिक औरत से भला मुझे क्या समस्या हो सकती है। मेरी सास बहुत अच्छी थीं, बहुत ही धीरे धीरे बात करती थीं। आज तक मैंने उन्हें तेज़ आवाज़ में बात करते या गुस्सा करते नहीं देखा था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उनकी हरकतें शक में डालने लगी थीं। शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी सास ने मुझे बताया था कि मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत ही मुश्किल समय काटा है। उन्होंने बताया कि विजय उस समय 10 साल के थे जब मेरे ससुर एक हादसे में चल बसे थे। मेरे ससुर का अपना घर था, जिसके ऊपर वाले पोर्शन को मेरी सास ने किराए पर दे रखा था, जिसका अच्छा खासा किराया आता था। जिन बच्चों को मेरी सास धार्मिक शिक्षा देती थीं, उन बच्चों के माता पिता अपनी मर्जी से कुछ पैसे मेरी सास को दे जाया करते थे। हालांकि उन बच्चों की धार्मिक शिक्षा के बदले मेरी सास उनसे पैसे नहीं मांगती थीं, लेकिन वो लोग अपनी खुशी से दे जाया करते थे। बस इन्हीं पैसों से ज़िंदगी की गुजर बसर हो रही थी। लेकिन जब से मेरे पति विजय की नौकरी लगी थी तो मेरी सास के दिन अच्छे कटने लगे थे। जैसे ही विजय की नौकरी लगी थी तो मेरी सास ने ऊपर वाला पोर्शन खाली करवा लिया। वहाँ बच्चों की संख्या और बढ़ा ली थी। मेरी सास को बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना बहुत पसंद था और मुझे अपनी सास की ये बात बहुत पसंद भी आती थी। लेकिन बस एक बात पर हैरत होती थी कि मेरी सास रात को भी ऊपर के पोर्शन में अकेली रहती थीं। हालांकि नीचे इतने कमरे मौजूद थे और रहने की सारी सुविधाएं भी थीं। घर में मेरे और मेरे पति के अलावा था ही कौन। सास ही तो थीं, पर अकेली क्यों रहती थीं। मेरी सास दिन और रात का खाना हमारे साथ ही खाती थीं, लेकिन बाकी का ज़्यादातर वक्त ऊपर छत पर ही गुजरता था। एक बार शाम की चाय पीते हुए मैंने अपनी सास से कहा, आप पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने में गुजार देती हैं, मेरे पास तो बैठती ही नहीं। आप बच्चों को एक टाइम पढ़ाया करें ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिल जाया करे। मेरी बात पर वो जवाब मेरी सास ने दिया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी सास कहने लगी, तुम अभी ये बात नहीं समझोगी, ये मेरी मजबूरी भी कह सकती हो कि मैं सभी बच्चों को एक साथ ही पढ़ाती हूँ। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई थी कि भला बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना मेरी सास की मजबूरी क्यों थी। लेकिन मैं अपनी सास के मामलों में ज़्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए मैं चुप ही रही। लेकिन एक बार एक ऐसा हादसा हो गया कि मैं अपनी सास पर शक करने लगी। एक बार हमारे घर की लाइट चली गई और फिर 1 घंटा 2 घंटा पूरे 3 घंटे निकल गए, लेकिन लाइट नहीं आई। रात को मेरी आंख लाइट न होने की वजह से खुल गई।
मुझे बंद कमरे में घबराहट महसूस हुई। विजय नींद का बहुत पक्का था, इसलिए बंद लाइट में भी सोता ही रहता था, लेकिन मैं लाइट जलाकर सोने की आदी थी। अंधेरे कमरे में मुझे घबराहट होने लगी। मैं कमरे से बाहर आंगन में आ गई। वहाँ ठंडी हवा ने मुझ पर बहुत अच्छा असर डाला। मेरा मूड एकदम से फ्रेश हो गया। लेकिन तभी मुझे ऊपर से किसी के रोने की और सिसकने की आवाज़ें आईं। मैं एकदम चौंक गई। पहले तो मुझे अपना वहम लगा, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन आवाज़ मुझे दोबारा आई तो मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। वाकई किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 10-12 साल का छोटा बच्चा रो रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद लाइट की वजह से आस पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्मी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, तो मैं डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे वैसे सिसकने की आवाज़ें और तेज हो रही थीं। ऊपर के सब कमरे बंद थे, बस एक कमरे में ही रोशनी थी और आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। मैं उसी कमरे के बाहर खड़ी हो गई। हालांकि विजय ने मुझसे मना किया था। जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि तुम ऊपर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मेरी माँ को अपनी पूजा पाठ में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब मैं ऊपर छत पर तो आ गई थी, लेकिन अंदर कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। कमरे के बाहर ही मेरे कदम रुक गए। पहले मैंने सोचा हो सकता है मेरी सास पूजा कर रही हों और पूजा करते हुए रो रो कर भगवान से कुछ मांग रही हों। लेकिन अगली आवाज़ जो मैंने सुनी तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। एक आवाज़ मेरे कानों में आई थी, देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। 10 या 12 साल के बच्चे की आवाज़ ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। उस कमरे के बाहर न कोई खिड़की थी, ना ही कोई रोशनदान जहाँ से मैं देख सकती कि अंदर क्या हो रहा है और एक बच्चा हमारे घर में कैसे आ सकता है, और वो भी इस वक्त। एक के बाद एक सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। जी चाह रहा था कि दरवाज़ा खटखटाकर अपनी सास को आवाज़ दूं। अभी यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी सास पसीने से सराबोर मेरे सामने खड़ी थीं। मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उनके चेहरे की रंगत ही उड़ गई, फिर जल्दी से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहली बार मेरी सास मुझसे गुस्से में बोली, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि ऊपर मत आना। मेरी सास की हालत ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई हैं। मेरी सास ने मुझे इस कदर गुस्से से देखा कि मैं भी डर गई थी। मेरी सास दोबारा कहने लगी, जाओ नीचे जाओ, और ख़बरदार तुम दोबारा ऊपर आई तो। वो चिल्लाकर बोली। मैं जल्दी से नीचे उतर गई और अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे लिए मेरी सास का रवैया हैरान कर देने वाला था। वो तो बहुत ही धीरे और प्यार से बात करती थीं। उनके शब्दों में ऐसी चाशनी घुली होती थी, क्योंकि बोलने से मिठास का ही एहसास होता था। लेकिन जो रूप अभी मैं अपनी सास का देख कर आ रही थी, वो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मेरी सास थीं। मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया था। आखिर मेरी सास के कमरे में एक बच्चा रो रहा था, और वो क्यों रो रहा था, और वो ये क्यों कह रहा था कि मेरे पास मत आओ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी सास का इतना डर जाना, मुझे देखते ही जल्दी से दरवाजे को बंद कर देना, अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर निकलना, मुझे ये सब बातें शक में डाल रही थीं। मेरी सास तो बहुत ही धार्मिक थीं। हर वक्त तो सर पर साड़ी का पल्ला डाले रहती थीं, लेकिन उस वक्त तो उन्हें होश ही नहीं था कि उनकी साड़ी का पल्ला कहाँ जा रहा है। सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा। मेरी शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और इन 4 महीनों में मैंने अपनी सास को बहुत ही अच्छी औरत पाया था। लेकिन आज वो जिस तरह कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं, मैं तो अंदर से भी कांप गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। कौन था वो बच्चा? जो बच्चे मेरी सास के पास धार्मिक शिक्षा लेने आते थे, वो बच्चे तो हमारे मोहल्ले के ही होते थे और वापस भी चले जाते थे। कहीं मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही? इन्हीं सोचों ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था। अगला दिन मेरे लिए और भी मुश्किलों से भरा हुआ था। रात नींद न आने की वजह से मैं सुबह देर तक सोती रही थी, और तभी विजय ने मुझे गुस्से से चीखते हुए उठाया था। मैं एकदम से उठी थी। विजय बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत ही गुस्से से पूछा, क्या तुम रात को ऊपर छत पर गई थी? मैंने कहा, जी वो मुझे किसी बच्चे की। अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी कि विजय चिल्लाकर बोले, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया ऊपर नहीं जाना, तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आई थी? मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो। वहाँ मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरी बात सुनकर विजय ने जो बात कही उसे सुनकर मेरा दिल कांप गया। विजय ने कहा कि मेरी माँ रात को भी पूजा पाठ करती हैं और इस पूजा पाठ के दौरान ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करती हैं
कि प्रेत आत्माएं बच्चों की सूरत में उनके मंत्रों को रोकने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती रहती हैं। कभी कभी बच्चों की आवाज़ निकालते हैं तो कभी कुछ करते हैं। विजय की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मेरी सास प्रेत आत्माओं को वश में करने के मंत्र भी पढ़ती हैं। विजय की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा कि अब चाहे ऊपर से कैसी भी आवाज़ें आती रहें, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी। मैंने तो तौबा कर ली। विजय मेरी बात सुनकर शांत हो गए थे। लेकिन मुझे एक बात अब भी परेशान कर रही थी कि अगर मेरी सास पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करके प्रेत आत्माओं को बस में कर रही थी, तो फिर मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे? दिन भर तो कितनी सभ्य तरीके से रहती थीं, लेकिन उस समय जो मैंने अपनी सास का रूप देखा, मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास को पहली बार इस तरह बिना साड़ी के देखा था। साड़ी का पल्ला सरक कर नीचे जा चुका था, या यूं कहिए कि पूरी साड़ी खुलकर नीचे गिरने वाली थी। उस समय मैं कितना हैरान हुई थी। वैसे मेरी सास कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थीं, वो मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थीं। और फिर मेरी सास ने खुद ही बताया तो था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। इसका मतलब अभी मेरी सास की उम्र लगभग 40 से 42 के लगभग होगी। 40 से 42 होने के बावजूद भी मेरी सास अपनी उम्र से 5 साल छोटी ही लगती थीं। खैर, मैंने अपने इन सारे सवालों को झटका और घर के कामों में बिजी हो गई। इस बात के 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी, लेकिन उस वक्त मैं चौंक गई जब मेरी सबसे अच्छी साड़ी मेरी अलमारी से गायब थी। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। हमारे घर में तो कोई कामवाली भी नहीं होती, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। फिर मेरी नई साड़ी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सास की बुलाई हुई आत्माएं नीचे भी आ जाती हों? अब तो मुझे अपने घर से भी डर लगने लगा था। एक रात अचानक मेरी आंख बर्तनों की खटखट से खुल गई। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं बाहर आई तो मुझे खाने की खुशबू आ रही थी और ताज़ा रोटी की भी। मैं डरते डरते किचन में आई, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं फिर कोई प्रेत आत्मा ना हो। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई, वहाँ तो मेरी सास रोटियाँ बना रही थीं और साथ ही एक कढ़ाई में कुछ सब्जी भी बन रही थी। मेरी सास बहुत ही जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थीं। लेकिन मैं हैरान रह गई कि भला इतनी रात में मेरी सास किसके लिए खाना बना रही हैं। हैरत का एक और झटका लगा जब मैंने अपनी वही सबसे प्यारी साड़ी अपनी सास को पहने देखा। मैं हैरत से अपनी सास को देखने लगी। कहीं से भी वो मेरी सास नहीं लग रही थीं। खुले ब्लाउज पर मेरी खूबसूरत साड़ी पहने हुए थीं, उनके बाल खुले हुए थे और हाथों में कांच की चूड़ियाँ थीं। चेहरे पर हल्का मेकअप भी था। ऊपर वाले पोर्शन में किचन नहीं था, इसीलिए शायद वो नीचे कुछ बनाने आई थीं। लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था, फिर वो ताज़ा खाना क्यों बना रही थीं? और ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि भला मेरी सास ने मेरी साड़ी चोरी क्यों की। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अभी तक मेरी सास की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। मेरी सास मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से चक्कर खा रहा था। मेरी सास के कितने रूप हैं। सबके सामने पूजा पाठ में लीन रहने वाली औरत रात को किस तरह फैंसी साड़ी पहनकर तैयार होकर घूम रही थी। आखिर मेरी सास इतना तैयार किसके लिए हुई थी? मेरा पति विजय अपनी माँ को कितना सम्मान देता है, उन्हें कितना सीधा समझता है। अपनी माँ के सामने नज़रें भी ऊपर नहीं उठाता। अगर विजय अपनी माँ के ये रंग ढंग देखे तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास न आए। दोपहर को मेरी सास नीचे हमारे साथ ही खाना खाती थीं। वो अपना सादा रूप लिए हुए बैठी थीं। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी। रात वाली तैयारी का उनके चेहरे पर कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, मेरी नीले रंग की फैंसी साड़ी पता नहीं कहाँ गई। वो मुझे बहुत पसंद थी, ना जाने कहाँ चली गई, पता नहीं कौन ले गया। मेरी बात सुनकर मेरी सास गड़बड़ा सी गईं। कहने लगीं, तुम्हारी अलमारी में ही होगी, यहाँ तो कोई कामवाली भी नहीं आती, ठीक से देखो वहीं होगी। वो बात तो मुझसे कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने फिर कहा, मम्मी जी, मैंने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से चेक की है, मेरी वो साड़ी अलमारी में नहीं है। मुझे लगता है वो भूत वाला बच्चा ले गया होगा, जिसके रोने की आवाज़ें और सिसकियाँ मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी। मेरी ये बात सुनकर मेरी सास और भी ज़्यादा डर गई। मैं अपनी सास को गौर से देखने लगी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने अपने आप को कितना फिटफाट कर रखा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो इस उम्र में आकर औरतें बहुत मोटी हो जाती हैं। मम्मी जी, अगर आप मेरे कपड़े पहनेंगी तो आपको आराम से वो कपड़े आ जाएंगे। मैं अपनी इन बातों से अपनी सास से कुछ उगलवाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का खाना गले में अटक गया। वो खांसने लगीं। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया। वो पानी पीकर आधा खाना छोड़कर ही ऊपर चली गईं।
मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कोई तो राज है। यहाँ कोई प्रेत आत्माएं नहीं, यहाँ कुछ और ही चक्कर है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम को अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो मेरी वही साड़ी वापस मेरे हैंगर में लटक रही थी, लेकिन जल्दबाजी में रखने की वजह से अच्छे से उसको तह नहीं लगा पाई थी। ऐसे ही जल्दी जल्दी हैंगर में डाल दिया गया था। जब रात को मैं किचन में काम कर रही होंगी तभी मेरी सास ये साड़ी मेरी अलमारी में रख गई होंगी। बात ये नहीं थी कि मेरी सास ने मेरी साड़ी पहनी, बात ये थी कि आखिर पहनी क्यों और किसके लिए पहनी। जब वो दिन के समय सबके सामने सादा रहती थीं, फिर रात में इतनी तैयारी किसके लिए थी? ये एक ऐसा सवाल था जो मेरी समझ से बिल्कुल परे था। अब बेसब्री से मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही विजय सो गए मैं कमरे से बाहर आई और ऊपर के हिस्से में चली आई। और इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं जब उस कमरे के पास पहुंची तो मुझे अब भी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वो बच्चा वही बात दोहरा रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने दरवाजे की कीहोल से अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप गई। मेरी सास 10-12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती। मैं फौरन पीछे हट गई। जो हकीकत मुझ पर खुलकर सामने आई थी, जैसा मैं समझ रही थी, उसे सोचकर ही मुझे अपनी सास से घिनाने लगी थी। मेरे दिल की धड़कनों की ये हालत थी कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे अपनी सास का ये रूप देखा नहीं जा रहा था। जो कुछ मैंने देखा उसका साफ मतलब था कि मेरी सास छोटे बच्चों से अपनी शारीरिक ज़रूरतें छी सोच कर ही घिना रही थी। लेकिन मेरी सास के पास ये बच्चे आते कहाँ से हैं? क्या दिन में पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरी सास कमरे में छुपा लेती हैं और रात में फिर उसके साथ? जब मैंने अपनी सास के कमरे में झांका था और उस बच्चे पर मेरी निगाह पड़ी थी तो उस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो बेचारा बेबस था और मेरी सास उसे ज़बरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसा सच था जिसने मेरा दिल दहला दिया था? मैं फ़ौरन नीचे उतर आई और अपने बेड पर आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी कि मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँ, लेकिन ये मेरे बस से बाहर था। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन वो बस बहे जा रहे थे। मैंने ऐसा तो पहले कभी होते नहीं देखा। मेरी सिसकियाँ तेज होने लगीं तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ विजय के कानों तक न जाए। आज जो मैंने देखा ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मेरी सास का ये घिनौना रूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस 10-12 साल के बच्चे की बेबसी और डर देखकर और सास के उस बच्चे की तरफ बढ़ती बेकरारी देखकर मुझे उस बच्चे की हालत पर दया आने लगी थी। न जाने वो बच्चा कब से मेरी सास के कमरे में बंद था और मेरी सास के जुल्मों का शिकार हो रहा था। रोने पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी सिसकियां सुनकर विजय उठ ही बैठे। मुझे इस तरह से रोते देखकर विजय हैरान हो गए थे। वो जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है रितिका, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर कोई बुरा सपना देखा है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे रोने की आवाज़ सुनकर विजय जाग जाएं। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था लेकिन कर न सकी। मैं जानती थी कि मेरे रोने की वजह जब विजय पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। सच तो वो शायद कभी नहीं सुनेंगे। विजय बार बार मुझसे मेरे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे इस तरह जोर जोर से रोता देखकर विजय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। विजय जल्दी से मेरे पास आए, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, रितिका, ऐसा भी क्या दर्द जो तुम इतना रो रही हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं विजय को क्या बताती कि सर दर्द की वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे को याद करके मैं रो रही हूँ। उस मासूम के साथ तुम्हारी माँ ना जाने क्या क्या करती हैं। मैंने विजय को समझा दिया कि सर दर्द की गोली खा लूँगी। फिर मैंने सर दर्द की गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी। विजय मेरा सर दबाने लगे। विजय अपनी माँ से जितना प्यार करते थे उतना ही मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी और ना ही कभी विजय ने मुझे अपने कामों के लिए परेशान किया था। न जाने कब मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरी सास मेरे पास बैठी हुई कुछ पढ़ रही थीं। शायद हनुमान चालीसा पढ़ रही थीं। विजय भी हमारे पास ही बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी सास को अपने पास बैठा पाया तो मैं झट से उठ गई थी। मुझे उस औरत से घिन महसूस हो रही थी जो दिन में हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती थी और रात को कितना गंदा काम करती थी, वो भी मासूम से उस 10-12 साल के बच्चे के साथ। मुझे इस तरह उठते देखकर विजय कहने लगे, रितिका, कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात को शायद तुम डर गई थीं, इसीलिए मम्मी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। देखना, थोड़ी देर में ही तुम ठीक हो जाओगी। मेरी माँ के पढ़ने में बहुत ही असर होता है। ये सुनकर मैंने बहुत ही हैरत से विजय की ओर देखा था। विजय कितना मानते हैं अपनी माँ को।
फिर अपनी सास की तरफ देखा जो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में ये भी भूली बैठी थी कि उनका बेटा उन्हें अपने दिल में क्या सम्मान दिए बैठा है। जब उसे पता चलेगा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, हनुमान चालीसा की ज़रूरत नहीं। न चाहते हुए भी मेरे बोलने के अंदाज में गुस्सा आ गया था। मेरे गुस्से भरे शब्द सुनकर विजय के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मैं आज अपनी सास का पर्दा फाश कर दूंगी। विजय मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चिंता में मम्मी जी कब से तुम्हारे पास बैठी हैं और कुछ ना कुछ पढ़े ही जा रही हैं और तुम उनसे इन शब्दों में बात कर रही हो। मैंने गुस्से से कहा, तुम अगर अपनी माँ का असली चेहरा देख लो तो तुम भी अपनी माँ से नफरत करने लगोगे। मेरी बात सुनकर जहाँ मेरी सास के चेहरे का रंग बदला था, विजय भी मुझे गुस्से से देखने लगे थे। कहने लगे, शायद तुम होश में नहीं हो। तुम्हें अंदाजा है कि मेरी माँ के बारे में तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। आपकी माँ बहुत ही बेरहम औरत है। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि विजय का हाथ मेरे गालों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने वाली तुम होती कौन हो। विजय गुस्से से बिखरे हुए थे। विजय दूसरा थप्पड़ मारने के लिए मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मेरी सास ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने बहू पर हाथ उठाया, अगर वो नादानी कर रही है तो तुम तो होश से काम लो। मैंने गुस्से से कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ बंद कमरे में क्या गुनाह करती है। मेरी बात सुनकर विजय ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़ाया और मेरे पास आ गए। कहने लगे, इतनी शरीफ और नेक माँ को तुम गुनहगार साबित करोगी। चलो करो साबित। अगर तुम झूठी निकली तो मेरे हाथों तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये बात उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि जो विजय की इन धमकियों से डर जाती। क्योंकि रात को मैंने अपनी आंखों से अपनी सास के कमरे में एक बच्चे को बेबस हाल में देखा था। जैसे ही मैं विजय का हाथ पकड़कर ऊपर छत पर जाने लगी तो मेरी सास अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो गईं। कहने लगीं, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे, ताकि आपका पोल ना खुल जाए कि आप मासूम कम उम्र बच्चों के साथ क्या करती हैं। विजय अपनी माँ की इस हरकत पर हैरान रह गए थे। मेरी सास कहने लगीं, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोच लो, लेकिन मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। विजय कहने लगा, क्या बात है माँ, ऐसा भी क्या है ऊपर जो मुझे आज तक आपने ऊपर जाने से रोके रखा है। मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली, लेकिन मुझे देखना है। मेरी सास विजय को मना करती रह गई, लेकिन वो ऊपर चले गए। ऊपर के सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगे और फिर एक कमरे में उसे वो बच्चा मिल ही गया। उस बच्चे के सामने बहुत से खिलौने और खाने पीने की चीज़ें रखी थीं, लेकिन वो एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। हम सबको देखकर और भी ज़्यादा डर गया और दीवार के साथ लग गया। मैंने विजय से कहा, देख रहे हो इस बच्चे की हालत, जिसे तुम्हारी माँ की हवस ने खौफजदा कर दिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास रोने लगी। बोली, बस करो, मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम मत लगाओ। ये मेरा बच्चा है, मेरा खुद का बेटा। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। विजय भी हैरानी से अपनी माँ को देख रहे थे, क्योंकि मेरे सास के तो एक ही बेटा था। विजय के अलावा उनका कोई दूसरा बच्चा नहीं था। फिर भला मेरी सास के ये बेटा कहाँ से आया। मेरे ससुर को भी गुजरे काफ़ी समय हो चुका था। मेरी सास बेड पर बैठ गईं और रो रही थीं। कहने लगीं, ये बच्चा दिमागी मरीज है। ये सुनकर हम दोनों के सिर पर एक और आसमान गिरा था। मेरी सास अब भी रो रही थीं। मैंने और विजय ने सारे कमरे देख लिए थे, लेकिन अब भी एक कमरा और बचा था जो बंद था। मैं विजय का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरी सास ने खुद ही आकर दरवाज़ा खोला। जो इंसान अंदर बैठा था उसे देखकर मेरे पति हैरान और परेशान थे। सामने एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर विजय भागकर उनके सीने से लग गए और कहने लगे, बाबा, आप जिंदा हैं। ये सुनकर मेरा दिमाग तो चक्कर खाने लगा था। एक के बाद एक धमाके मेरे ऊपर हो रहे थे। मेरी सास बोली, हाँ विजय, एक्सीडेंट में तुम्हारे बाबा मरे नहीं थे, बल्कि उन पर झूठे खून का इल्ज़ाम लगाया गया था और वो कत्ल उनके दोस्त ने किया था। लेकिन पिस्तौल तुम्हारे बाबा को पकड़ा दी थी। तुम्हारे बाबा ने उसे फेंक दिया और वो वहाँ से भाग गए, वरना पुलिस उन्हें पकड़ लेती और फांसी की सज़ा हो जाती, क्योंकि उस पर तुम्हारी बाबा के उंगलियों के निशान थे। लेकिन वो काम किया किसी और ने था। आज से 14 साल पहले एक रात को तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे। कहने लगे, मैं कभी भी किसी को ये न बताऊं कि मैं जिंदा हूँ। फिर मैं और तुम्हारे बाबा छुप छुप कर मिलने लगे थे और फिर मैं उम्मीद से हो गई। मुझे ये डर था कि कहीं तुम्हें ये खबर ना हो जाए,
इसलिए तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना करके मैं गांव में चली गई, जहां मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया। मैंने इसे तुम्हारी मौसी को दे दिया था। काफ़ी समय तक तुम्हारी मौसी ने ही तुम्हारे भाई की देखभाल की थी, लेकिन अब वो बीमार रहने लगी थीं। इसलिए मैं और तुम्हारे बाबा इस बच्चे को वापस ले आए। लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मुझसे डरता है। अपने सीने से इसे लगाने को तड़पती हूँ, इसे प्यार करना चाहती हूँ, तो ये मुझे अपने पास नहीं आने देता। इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसके हाथ पैर बांधना पड़ते हैं, क्योंकि ये खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा भी बजाने लगता है। मैं डर जाती हूँ कि कहीं किसी को खबर ना हो जाए, इसलिए रात को ऊपर ही सोती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे बाबा के साथ थोड़ा समय भी गुजार लेती हूँ। लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, तो मैं भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये बात फैल ना जाए। अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो तुम्हारे बाबा पकड़े जाते। अपनी सास के मुंह से सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत थी, जिन्होंने अपने पति को बचाने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई थीं। मेरे पति ने वो शहर छोड़ दिया। हम दूर दराज गांव में चले गए ताकि सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकें, जहां किसी का डर ना हो। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता। मेरी सास ने भी मुझे माफ़ कर दिया था। विजय अपने छोटे भाई का इलाज कराने के लिए शहर लेकर आते रहते हैं, और एक अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि आपका भाई जल्दी ही ठीक हो सकता है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा देवर जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी सास ने बहुत ही तकलीफ़ें उठाई हैं, अब भगवान उनकी तकलीफ़ों से उन्हें छुटकारा दे दे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? रितिका की सास ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।